हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 41 लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड इन दिनों हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू ऑन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। मेरा टारगेट है कि मैं 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पर कराऊं, एमसीक्यू के 100 क्वेश्चन कराऊं, जिसमें से 70 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इन 7 वीडियोस। तो एक बार जरूर आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। ये मेरा इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू पर 8वां लेक्चर है, ठीक है। तो जरूर एक बार उन वीडियोस को भी चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको एक 1000 एमसीक्यू सीरीज की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्टैट्स, एफएम, इन सारे ही सब्जेक्ट पे एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैंने इकोनॉमिक्स पे भी 100 क्वेश्चन बस अचीव करने वाली हूँ, कंप्लीट करने वाली हूँ। ठीक है, तो जरूर एक बार इन वीडियोस को जरूर चेक करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अपने पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि कैश मनी इज क्रिएटेड बाय द, कैश मनी कौन क्रिएट करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, कॉमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक। इन चारों में से कैश मनी कौन क्रिएट करता है? दिस इज द क्वेश्चन। तो बेसिकली जो मनी क्रिएशन होता है या मनी इशुएंस होता है, दिस इज द प्रोसेस बाय विच मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री इज इंक्रीज। ये जो मनी क्रिएशन है या जो मनी इशुएंस है, ये वो प्रोसेस है जिससे मनी सप्लाई किसी भी कंट्री में क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। ठीक है, और ये सब काम कौन देखता है? ये काम होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मॉनिटर्स द अमाउंट ऑफ मनी इन इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक का काम होता है कि जो अमाउंट ऑफ मनी है किसी भी इकोनॉमी में, चाहे वो मनी कैश के फॉर्म में हो या बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में हो, उस मनी को मॉनिटर करते रहना, उस मनी को कंट्रोल करना, ठीक है, और इशू करना। ये सब सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री का काम है। ठीक है, तो हमारे जो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री लिखा है, बट इसकी जगह अगर आरबीआई भी लिखा होता तो वो आंसर होता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर मिल गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि मनी, जो कैश मनी है, दिस इज क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, ठीक है, वो कंट्रोल करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मनी इज व्हाट मनी डज। मनी इज व्हाट मनी डज, यानी मनी वो है जो मनी करता है, मनी जो काम करता है वही है मनी। दिस डिफिनीशन वाज गिवन बाय, ये डिफिनीशन किसने दी है? एडम स्मिथ, वॉकर, रॉबिन्स या रॉबर्टसन, किसने दी है? ठीक, तो अच्छा एक बात बताना चाहूंगी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे ये इकोनॉमिस्ट के नाम है या कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए जाएंगे, और पर्टिकुलर डिफिनीशन या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किसने दिया है या पर्टिकुलर लॉ किसने दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इन्हें जरूर करके जाइएगा। तो ये जो डिफिनीशन है कि मनी इज व्हाट मनी डज, दिस डिफिनीशन इज गिवन बाय एफ ए वॉकर। एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, एफ ए वॉकर, इन्होंने ये डिफिनीशन दी थी, मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक इज। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनका ट्रेडिशनल फंक्शन क्या है? इशू ऑफ गिफ्ट चेक, क्रेडिट क्रिएशन, प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी या एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ये 4 फंक्शन बताए गए हैं, इनमें से ट्रेडिशनल फंक्शन कौन सा है कॉमर्शियल बैंक का? ठीक, तो अगर आपने मेरे पिछले जो 7 वीडियोस देख चुके हैं तो आपको याद होगा कि मैंने इवन जितने भी 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं कॉमर्शियल बैंक के, मैं सारे ही फंक्शन डिस्कस कर चुकी हूँ और बता चुकी हूँ कि ट्रेडिशनल फंक्शन कौन सा है कॉमर्शियल बैंक का। तो मेरे ख्याल से अगर आपने पिछले 7 वीडियो नहीं मिस किए हैं, आपने पिछले 7 वीडियो देखे हैं, तो आप इजिली आंसर कर सकते हैं। बट अगर नहीं देखे हैं तो चलिए मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। मैं ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुकी हूँ कि देयर आर 5 बेसिक फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। 5 बेसिक फंक्शन होते हैं कॉमर्शियल बैंक के, जिसमें सबसे पहला जो ट्रेडिशनल फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का, वो क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, सबसे पहला जो ट्रेडिशनल फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। दूसरा जो फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का, दैट इज प्रोवाइडिंग लोन, लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, प्रोवाइडिंग लोन।
अगला जो कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन है दैट इज क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। चौथा जो फंक्शन है दैट इज ट्रांसफर ऑफ फंड। मैं अच्छा इनिशियल लिख रही हूँ, ट्रांसफर ऑफ फंड, ठीक है, फंड ट्रांसफर करना। पांचवा जो फंक्शन है दैट इज एजेंसी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन। इवन जो क्वेश्चन था मुझे याद आ रहा है वो क्वेश्चन एजेंसी फंक्शन पे था, तो उसी क्वेश्चन के लिए मैंने सारे आपको फंक्शन बताए थे, ठीक है। तो ये 5 बेसिक फंक्शन होते हैं, तब मेरे ख्याल से अब आप आंसर कर सकते हैं विच वन इज द ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, दिस इज द ट्रेडिशनल फंक्शन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डैश इज वन अमंग द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इसमें से कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड है क्रेडिट कंट्रोल का, ठीक। तो जरा ये पहले समझ लेते हैं मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इसका क्या मतलब है। तो मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बेसिकली वो मेथड जो कंट्रोल करते हो मनी सप्लाई, देखिए लिखा है ना क्रेडिट कंट्रोल, यानी मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में मनी सप्लाई अगर कंट्रोल करना है तो कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। उन मेथड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड। तो इसमें पूछा गया है कि क्वांटिटेटिव मेथड कौन सा है, ठीक है। तो जरा मैं आपको दोनों ही मेथड्स डिटेल में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है तो इसीलिए मैं इनिशियल लिख रही हूँ। क्वांटिटेटिव ये है क्वांटिटेटिव, ठीक है। मैं इनिशियल लिख रही हूँ क्वांटिटेटिव, दिस इज क्वांटिटेटिव मेथड एंड दिस इज क्वालिटेटिव मेथड, एल लिख रही हूँ। दिस इज क्वालिटेटिव मेथड एंड दिस इज क्वांटिटेटिव मेथड। मैं आपको सारे ही मेथड्स बताती हूँ, ठीक है, आप फिर इसका खुद ही आंसर कर लेंगे। तो जो मेथड्स होते हैं क्रेडिट कंट्रोल के, यानी मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इसको कंट्रोल करने के जो मेथड्स की अगर हम बात करें तो इन मेथड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है क्वांटिटेटिव मेथड, दूसरा क्या है क्वालिटेटिव मेथड। क्यूएल मतलब क्वालिटेटिव, क्यूएन मतलब क्वांटिटेटिव, ठीक। तो अगर क्वांटिटेटिव मेथड की बात करें तो चार बेसिक मेथड है। एक है बैंक रेट मेथड या बैंक रेट पॉलिसी, दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, तीसरा है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, चौथा क्या है SLR यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये चार क्वांटिटेटिव मेथड हैं टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक। और अगर क्वालिटेटिव मेथड की बात करें तो पहला मेथड है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, पहला मेथड क्या है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। दूसरा मेथड है डायरेक्ट एक्शन, जिन बच्चों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है उन्हें याद आ रहा होगा, उनका रिवीजन चल रहा है, ठीक है, उनको याद आ रहा होगा ये सारे मेथड आपने पढ़े थे। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट कंट्रोल, मोरल सुएशन, मोरल सुएशन क्वालिटेटिव मेथड था, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव, डायरेक्टिव्स के थ्रू कंट्रोल, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटेटिव मेथड थे क्रेडिट को कंट्रोल करने के, और ये क्या थे क्वांटिटेटिव मेथड थे, ठीक है, और ये क्वालिटेटिव मेथड। तो मेरे ख्याल से अब आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कौन सा इसमें क्वांटिटेटिव मेथड है। तो देखिए क्वांटिटेटिव मेथड की अगर हम बात करें तो ये जो मोरल सुएशन है दिस इज qualitative method, direct action this is qualitative method, rationing of credit this is qualitative method। तो इसमें से quantitative method कौन सा है बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी क्या है यहाँ पे परसेंट के फॉर्म में एक परसेंट होता है, तो इसीलिए इसे क्वांटिटेटिव है ये मेथड। तो बैंक रेट पॉलिसी क्या है दिस इज क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन आपको मिल गया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ना मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो एमसीक्यूज है मैं सारे ही एग्जाम, चाहे वो असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम हो, यूजीसी नेट के हों, पीजीटी कॉमर्स के हों, ईपीएफओ के हों, या बीकॉम और बीबीए के ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहे हो, या क्लास 11-12 के ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ठीक है, इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर करा रही हूँ। तो अगर आपके सिलेबस में इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो ये एमसीक्यू सीरीज जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट पे मैं करा रही हूँ ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इन वीडियो की मदद से खुद भी पढ़िएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज, राइट। और एक लास्ट बात और है कि अगर आपको मेरे YouTube पर जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं उनके पीपीटी चाहिए,
in PDF form, then you can ping me on my Telegram ID. आप मुझे Telegram ID पे पिंग कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया इज गवर्न बाय। सिक्योरिटी मार्केट जो इंडिया का होता है, दिस इज नॉट गवर्न रेगुलेटेड बाय। रेगुलेट इसे कौन करता है? गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, आरबीआई, सेबी या एसबीआई? कौन रेगुलेट करता है? ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ये सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है। इवन एक बात बताऊं, द सिक्योरिटी मार्केट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। सिक्योरिटी मार्केट मेरा एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है। इवन अगर आप में से कुछ एमबीए अगर बच्चों ने किया होगा, तो एमबीए सेकेंड ईयर में एक पेपर पढ़ते हैं एसएपीएम का, वो वही पेपर अधिकतर मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, सिक्योरिटी मार्केट। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। तो सिक्योरिटी मार्केट क्या है? दिस इज कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये फाइनेंशियल मार्केट का कंपोनेंट है सिक्योरिटी मार्केट, जहां पे सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, सिक्योरिटीज जो होती है उनको बाय सेल किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस फिक्स होती है और इन सिक्योरिटीज को बाय सेल किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है। दिस इज सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, और सिक्योरिटी मार्केट के अंदर में कौन कौन से मार्केट आते हैं? सिक्योरिटी मार्केट के अंदर आपका स्टॉक मार्केट आता है, सिक्योरिटी मार्केट के अंदर आपका बॉन्ड मार्केट आता है, सिक्योरिटी मार्केट के अंदर आपका डेरिवेटिव मार्केट आता है। तो ये सब सिक्योरिटी मार्केट के पार्ट हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी मार्केट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। ठीक है, जहाँ पे सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। अब अगर बात करें सिक्योरिटी मार्केट के लेवल्स की बात करें, तो यहाँ पे 2 लेवल्स होते हैं। ठीक है, 2 लेवल कौन से होते हैं? एक होता है प्राइमरी मार्केट, जो बच्चे टॉपिक पढ़ चुके होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा। एक होता है प्राइमरी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट के 2 लेवल्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, ठीक है, दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट याद आ रहा है क्या होता है? प्राइमरी मार्केट इज द आईपीओ मार्केट। प्राइमरी मार्केट होता है आईपीओ मार्केट, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मार्केट, यानी जब भी शेयर पहली बार आता है तो प्राइमरी मार्केट में लॉन्च होता है आईपीओ के थ्रू। फिर उसके बाद जो एग्जिस्टिंग शेयर होते हैं उनकी ट्रेडिंग कहाँ होती है? सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट यानी हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो दिस इज सिक्योरिटी मार्केट एंड दिस सिक्योरिटी मार्केट इज गवर्न और रेगुलेटेड बाय सेबी। इस सिक्योरिटी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इज अ बॉडी विच कंट्रोल्स द सिक्योरिटी मार्केट ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है सेबी। ठीक है, और यहाँ पे जो आरबीआई दिया है वो क्या होता है? आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उनको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर मिल गया है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेबी। सेबी कंट्रोल करता है सिक्योरिटी मार्केट को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डैश मनी इज द नर्व सेंटर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ये जो मनी है ये नर्व सेंटर है फाइनेंशियल सिस्टम का। तो मैं बता देती हूँ, ये जो मनी मार्केट है ना, मनी मार्केट, दिस इज द नर्व सेंटर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ये फाइनेंशियल सिस्टम का नर्व सेंटर है। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग होती है। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट वो फाइनेंशियल मतलब मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनकी ट्रेडिंग होती है, उनको बाय सेल किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिनकी जो मेच्योरिटी है वो विद इन 1 ईयर हो, यानी वो प्रोडक्ट जो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो 1 साल के अंदर मेच्योर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट की यहाँ पे ट्रेडिंग होती है एंड दिस इज द नर्व सेंटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। और मनी मार्केट के अगर मैं फीचर्स की बात करूँ ना, तो कुछ बहुत ही स्पेशल फीचर है। सबसे पहला शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। सबसे पहला इसका फीचर है दैट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, यानी शॉर्ट टर्म के लिए अगर फाइनेंसिंग की जरूरत होती है तो मनी मार्केट इज अ बेस्ट ऑप्शन। दूसरा जो इसका फीचर है दैट इज इट इज अ नर्व सेंटर। ये नर्व सेंटर है, किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम का नर्व सेंटर है। ठीक, और अगर इसके तीसरे फीचर की बात करें तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी होती है दैट इज वेरी हाई। लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी तो हाई होगी क्योंकि यहाँ पे 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए
जो प्रोडक्ट होते हैं उनका ट्रेडिंग होती है, उनकी मेच्योरिटी 1 साल से पहले होती है, तो इनकी लिक्विडिटी हाई होती है। जब भी लिक्विडेट करना है बहुत आसानी से लिक्विडेट किया जा सकता है। अगला क्या है, यहाँ पे जो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें रिस्क कम होता है, लोअर रिस्क होता है। लोअर रिस्क तो होगा ही कम, क्यों? रिस्क तो कम होगा ही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग होती है। डेट में होता है डिबेंचर, ठीक है, बॉन्ड। तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का रिस्क कम होता है, तो यहाँ पे लोअर रिस्क होता है। तो इसके 4 बेसिक फीचर है। तो मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट इज द नर्व सेंटर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ये नर्व सेंटर होता है। तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप इजीली आंसर कर सकते हैं अगर आपने मेरे पिछले 7 वीडियोस देख रखे हैं तो। डैश इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, किसको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो मैं बता चुकी हूँ कि एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने बहुत फेमस डिफिनीशन दी थी इकोनॉमिक्स की। इन्होंने वेल्थ कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने क्या कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है? इट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। और चलिए एक और बात इससे रिलेटेड है वो मैं बता देती हूँ कि इनकी एक बहुत फेमस बुक है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कि इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, उस बुक का नाम बताइए। तो उस बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। जो एडम स्मिथ है, इनकी एक बहुत फेमस बुक थी जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, साइंस ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया था। उस बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आपको ये दोनों बात पता होनी चाहिए। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, इनकी बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। और इनका कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या किया था, क्या दिया था? इन्होंने दिया था साइंस ऑफ वेल्थ, कि इकोनॉमिक्स क्या है? इट्स अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर पता चल गया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। डैश इज एन एक्ट टू यूज द गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई द वांट। इनमें से कौन सा एक्ट है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं ताकि हम अपनी वांट्स को, अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकें? तो उस एक्ट को क्या कहा जाता है? उसको क्या प्रोडक्शन कहा जाता है, उसको कंजप्शन कहा जाता है, सेविंग कहा जाता है, कि डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है? तो मेरे ख्याल से ये तो आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कंजप्शन। कंजप्शन मतलब किसी भी गुड्स या सर्विसेज को यूज करना ताकि हम अपनी जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई कर सकें, उसको कहा जाता है कंजप्शन, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज डेवलप्ड बाय। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये किसने ये कॉन्सेप्ट दिया है? ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। तो एक बात बता दूं, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, ये जरूर करके जाइएगा एग्जाम में, ये जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। यही नहीं पूछेगा कि ये किस साइंटिस्ट ने दिया, यही नहीं पूछेगा, इसमें अलग अलग तरीके से बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना, देन यू कैन इजिली आंसर। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप एग्जाम में जरूर करके जाइएगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। वैसे अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हुए हैं तो मैं कई बार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बता चुकी हूँ, हमने इस पे कई क्वेश्चन किए हैं अलग अलग तरीके के। इस बार पूछा जा रहा है कि ये किसने दिया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ, अगर मैं वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट करूँ और यहाँ पर मैं यूनिट्स को प्लॉट करूँ, ठीक है, जो यूनिट कंज्यूम की जा रही है उसको प्लॉट करूँ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। देखिए इसका नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिश होना मतलब कम होते जाना, मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल यूटिलिटी। जब भी हम जो यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं वो हम बढ़ाते जाते हैं और यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं, तो जो यूटिलिटी हमें डिराइव होती होती है वो क्या होती है? डिमिनिश होती जाती है, कम होती जाती है। यही इस लॉ में कहा गया है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि एज अ पर्सन कंज्यूम्स एन आइटम, जब भी कोई पर्सन कंज्यूम करता है किसी आइटम को, किसी प्रोडक्ट को, तो जो सेटिस्फैक्शन, जो यूटिलिटी वो डिराइव करता है फ्रॉम द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट
से जो यूटिलिटी वो डिराइव करता है ना, इट डिमिनिश, इट वेन्स, यानी वो कम होती जाती है एज दे कंज्यूम मोर एंड मोर प्रोडक्ट। जैसे जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करता जाता है, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल यूटिलिटी जो डिराइव करता है वो क्या होती है, कम होती जाती है। तो दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट डिमांड। इस डिमांड को कहा जाता है डायरेक्ट डिमांड। कौन सी डिमांड, डिराइव डिमांड, ऑटोनॉमस डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड या कंजप्शन, इसमें से कौन सी डिमांड है जिसको डायरेक्ट डिमांड कहा जाता है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं आपको थोड़ा सा टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड होती कितनी टाइप की है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो डिमांड जो है ना, मोटा मोटा डिवाइड करें तो 5 टाइप की होती है। उस 5 टाइप में आप 10 टाइप की डिमांड पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे ना, मैं बताती हूँ अभी। सबसे पहली टाइप की डिमांड, और वहीं से आपको आंसर इसका मिल जाएगा, प्लस आपको कितने टाइप की डिमांड होती है इसके बारे में भी आइडिया लग जाएगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा है टाइप ऑफ डिमांड, तो आप इस क्वेश्चन के थ्रू टाइप ऑफ डिमांड पढ़ लेंगे, और अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जरूर मतलब देखिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चन कराती हूँ ना, मेरा पर्पस जो होता है केवल इसका सॉल्यूशन बताना नहीं है। इस क्वेश्चन के थ्रू ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा समझाना, ये मेरा पर्पस है। इसीलिए मैं एक लेक्चर में केवल कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, केवल 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। और अब देखिए 80th क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। 100 क्वेश्चन का टारगेट था, 80th क्वेश्चन हो गया है। हर लेक्चर में मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलिए तो टाइप ऑफ डिमांड देखते हैं। तो टाइप ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। सबसे पहले टाइप की जो डिमांड है दैट इज इंडिविजुअल, ये राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, ठीक है। पहले टाइप की जो डिमांड है दैट इज इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, ठीक। तो अगर हम डिमांड को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर इन मार्केट, कितने कंज्यूमर है मार्केट में, उसके बेसिस पे डिमांड को डिवाइड करें तो दो टाइप की होती है, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, नाम से ही समझ में आ रहा है। इंडिविजुअल डिमांड बेसिकली वो क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल की कितनी डिमांड है क्वांटिटी की, फॉर प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर प्राइस विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, किसी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। किसी पर्टिकुलर प्राइस पे एक इंडिविजुअल की कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। एंड एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड, यानी इंडिविजुअल डिमांड का जो सम होता है इसको मार्केट डिमांड कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे टाइप की डिमांड क्या है, दूसरे टाइप की डिमांड है ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड एंड इंडस्ट्रियल डिमांड क्या होता है, अगर हम डिमांड को क्लासिफाई करें, ठीक है, अगर हम डिमांड को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट, मार्केट के बेसिस पे डिमांड को क्लासिफाई करें तो डिमांड दो टाइप, मतलब ये नेक्स्ट टाइप की होती है, दो टाइप की। क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड। ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड मतलब अगर सपोज करिए किसी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है तो उसे कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड। अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की डिमांड है तो उसे कहेंगे इंडस्ट्री डिमांड। जैसे एग्जांपल के लिए मारुति कार की अगर डिमांड है तो वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड। इंडस्ट्री डिमांड यानी कार की केवल डिमांड है, चाहे वो किसी भी ब्रांड की कार हो, चाहे वो टाटा की कार हो, टाटा की कार हो, और या मारुति की कार हो या होंडा की कार हो, किसी भी कंपनी की कार की अगर रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, तो वो क्या है, इंडस्ट्री डिमांड, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, एक होती है ऑटोनोमस या फिर जिसको डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट है ऑटोनोमस या फिर जिसको कहते हैं डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव डिमांड। अगली जो तीसरी टाइप की डिमांड है दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस या डायरेक्ट डिमांड, और या फिर उसको या फिर दूसरा जो है दिस इज कॉल्ड डिराइव डिमांड, ठीक है। ऑटोनोमस या फिर ऑब्लिक डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव डिमांड,
ये तीसरी टाइप की डिमांड है। तो अगर हम डिमांड को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑन अदर प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट पे डिपेंडेंसी के बेसिस पे अगर हम डिमांड को डिवाइड करते हैं, तो डिमांड जो है दो तरीके की होती है, या तो ऑटोनोमस या डायरेक्ट डिमांड होती है, या डिराइव डिमांड होती है। तो ऑटोनोमस या डायरेक्ट डिमांड क्या होती है? डिमांड दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट, यानी वो डिमांड जो ऑटोनोमस हो, जो डायरेक्ट हो, जो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे न डिपेंड करे, जो डिमांड नेचुरल डिजायर के कारण आती है, ठीक है, उसको कहते हैं डायरेक्ट डिमांड या ऑटोनोमस डिमांड। जैसे एग्जाम्पल के लिए डिमांड फॉर फूड, डिमांड फॉर शेल्टर, डिमांड फॉर क्लोथ, ये क्या है? ऑटोनोमस डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड है। लेकिन कुछ होती है डिराइव डिमांड, यानी ये डिमांड डिपेंड करती है डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट। जैसे पेट्रोल की डिमांड तभी होगी जब कार की डिमांड होगी, जब कार होगी तभी तो पेट्रोल डीजल की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये क्या है? डिराइव डिमांड। ये डिमांड दूसरी डिमांड पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा कारें होंगी मार्केट में, उतना ज्यादा पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी कम कारें होंगी उतनी कम पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अगला क्या है? डिमांड फॉर पेरिशेबल। अगला क्या है? डिमांड फॉर पेरिशेबल या नॉन ड्यूरेबल गुड, ठीक है, एंड नॉन पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्या है? डिमांड फॉर मैं पेरिशेबल, चलिए ड्यूरेबल वर्ड यूज करते हैं। डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड एंड नॉन ड्यूरेबल गुड। डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड एंड नॉन ड्यूरेबल गुड। पता है मैं पढ़ाने में मिस करती हूँ, मतलब अपना चौक डस्टर से पढ़ाना, ये पेन मुझे चलती नहीं है, इसीलिए राइटिंग बहुत बुरी बन रही है। अगला क्या है? डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड एंड नॉन ड्यूरेबल गुड। तो ये क्या होता है? तो अगर हम डिमांड को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज ऑफ गुड, यूजेज के बेसिस पे अगर डिमांड को डिवाइड करें, तो दो टाइप की डिमांड होती है, एक डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड और नॉन ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल गुड क्या होते हैं? ड्यूरेबल गुड वो गुड्स होते हैं विच कैन बी यूज रिपीटेडली, यानी जिनको बार बार यूज किए जा सके, ठीक है। जैसे क्लोथ हुआ, शूज हुए, मशीन हुआ, बार बार यूज करेंगे, ड्यूरेबल गुड। जबकि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगल यूज होता है, जैसे सीमेंट हुआ, कोल हुआ, फूड हुआ, फ्यूल हुआ, एक बार यूज किया जाता है, उसके बाद कंज्यूम हो जाते हैं, तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड। तो डिमांड को अगर हम डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, तो दो टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल, ठीक। अगला जो है, डिमांड को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर टाइम पीरियड के बेसिस पर डिवाइड करें, तो डिमांड दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म डिमांड एंड लॉन्ग टर्म डिमांड। शॉर्ट टर्म डिमांड, ये तो आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। शॉर्ट टर्म डिमांड यानी वो डिमांड विच इज फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी वो डिमांड जो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हो, तो उसे शॉर्ट टर्म डिमांड कहते हैं। जैसे डिमांड फॉर अम्ब्रेला, छाते की डिमांड बारिश के सीजन में होती है, स्वेटर की या जो वुलन क्लॉथ की डिमांड विंटर्स में होती है, तो ये शॉर्ट टर्म डिमांड है। लेकिन लॉन्ग टर्म डिमांड क्या होती है? वो डिमांड जो एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहती है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म डिमांड, ठीक है। तो डिमांड दो टाइप की, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, अगर हम टाइम पीरियड के बेसिस पे डिवाइड करें तो, ठीक। तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर मिल गया है। कौन सी डिमांड को डायरेक्ट डिमांड कहते हैं? तो ऑटोनोमस डिमांड जो होती है उसको हम डायरेक्ट डिमांड कहते हैं, क्योंकि ये क्या होती है? डिमांड किसी पर डिपेंड नहीं करती है, ये क्या है? नेचुरल डिमांड है, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो भी मैंने आज पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो जरूर वीडियो को लाइक करके और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आपके कमेंट्स का, आपके लाइक का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, और आप देखते हैं मैं आपको रिप्लाई भी करती हूँ। और एक एक वीडियो बनाने में इतना एफर्ट लगता है, इतनी मेहनत लगती है, तो आप अपनी पूजा मैम के लिए एक सेकंड का टाइम तो निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से। वीडियो को लाइक करने में और कमेंट करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। तो जरूर करिएगा, आपके कमेंट का, आपके लाइक्स का मुझे इंतजार रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।